हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो भाई आप देख रहे हैं अपना चैनल केल्विन और मेरा नाम है भरत भूषण। तो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम में, स्कूल के टेस्ट में आपको दिला रहे हैं फुल मार्क्स। और भाई ये इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो नीट या जेई की या किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी यहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाई मेन चीज जो हमारी होती है वो होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। थ्योरी तो आप बहुत पढ़ लेते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और उसी चक्कर में आपके स्कूल में क्वेश्चन नहीं हो पाते या फिर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो भाई इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं खूब प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चन की, हर टॉपिक की। तो भाई सब लोग जो है अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए, तैयार हो जाइए। हम शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। तो भाई आज की वीडियो है ये वर्क एनर्जी पावर की 7 वीडियो, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर के बारे में। तो पावर आपको पता होगा, पावर हमारी जो होती है, अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो पावर हमारा होता है वर्क बाय टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम बोलते हैं हम लोग, वर्क डन बाय टाइम, या फिर एनर्जी बाय टाइम भी लिखते हैं कई बार कि एनर्जी कितना हमने दिया और कितना टाइम में दिया। तो वो हमारा होता है पावर। पावर की जो यूनिट होती है वॉट होती है, आप लोगों को पता होगा। वॉट हमारा जो होता है जूल पर सेकंड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई यही सब हम आज यूज करने वाले हैं। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई इस सीरीज में मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप लोग भी जो है क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सीरीज खुद वीडियो को रोक के और खुद सॉल्व करें, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तभी क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं भाई, आज करते हैं हम लोग पावर। तो अ ब्लॉक मूव्स विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ अ कॉर्ड टाइट ऑन अ ब्लॉक is anchored on a center of a circle is the power of the force exerted on the block is positive, negative और zero। तो एक हमने जो है धागे में किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं गोल गोल हम लोग। तो अगर हम गोल घुमा रहे हैं ऐसे और ये सेंटर पे धागा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो आपको बताना है धागे का जो वर्क डन है क्या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए क्या आंसर होगा इसमें। पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे इस तरफ है और धागे में जो फोर्स है वो क्या होगा, टेंशन। तो भाई फोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, क्या होगा अब तो बता दो। वर्क डन क्या होगा इस केस में, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि जब भी ये पार्टिकल जहां भी मूव करेगा इसकी वेलोसिटी और इसकी टेंशन क्या होगी, हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है आपका, तो स्पीड आपकी जो है और ये टेंशन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जीरो वर्क डन का। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, स्कूल के पेपर में, कि बताओ जीरो वर्क डन के एग्जांपल बताओ। तो जीरो वर्क डन का एक एग्जांपल ये है कि आप धागे को अगर बांध के घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो इस केस में क्या होगा, सर्कल में जब भी घुमा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, हमारा जीरो होगा, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके लिए और एग्जांपल क्या होते हैं वर्क डन जीरो के, हमने और भी देखे थे कि कुली जब सूटकेस लेके जा रहा है उस केस में वर्क डन जीरो होता है, हमने देखा था। उसके अलावा मान लो मैं दीवार को धक्का दूं, अगर मैं दीवार को धक्का दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, धक्का देते रहोगे दिन भर, हिलेगी नहीं दीवार। तो क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इस केस में, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन जीरो के कई सारे एग्जांपल हैं, तो फोर्स जीरो हो आपका, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या एंगल 90 डिग्री हो, तो सारे केस में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आ सर्कल ड्रॉ अ ट्रैक्टर। एक क्रॉलर होगा, क्रॉलर जो होता है वो ट्रैक्टर को ले जा रहा है, मास उसका है 100 किलोग्राम, सॉरी 1000 किलोग्राम है, और ये किस रेट से ले जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से खींचता हुआ ले जा रहा है। तो भाई जो है मानसून का मौसम है, सब लोग जो है खेती करने निकल पड़े हैं गांव में, तो भाई ये खींच के ले जा रहा है ट्रैक्टर को, और 1000 केजी इसकी जो है उससे जा रहा है ये, और स्टडी स्टेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है रोड पे। तो टेंशन बताना है आपको कि टेंशन इन द इन द जो चेन होगी या जो भी चीज बीच में होगी, कपलिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये भी कपलिंग इज 2000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर स्पेंड ऑन द ट्रैक्टर। तो आपको बताना पावर कितनी स्पेंड हुई। तो देखो पावर का हमने भी फॉर्मूला लिखा था, पावर क्या होती है, वर्क बाय टाइम। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कई बार जो हमें जरूरत पड़ती है। वर्क हमारा जो होता है, वर्क क्या होता है हमारा, वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, एफ इंटू वी बन जाता है फॉर्मूला, एफ इंटू वी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला एफ इंटू वी हो जाता है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला कई जगह में जरूरत पड़ती है, इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई इस सीरीज में हम लोग ना जो जो थ्योरी हमें रिक्वायर्ड है वो भी हम करते जा रहे हैं। तो अलग से आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो हमारे साथ, तो भाई बहुत आपकी ना फिर तो थ्योरी आप
के लिए बस सेकेंडरी है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे अच्छी बात है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन तो भाई हो ही जाने हैं। देखो यहाँ पे हमारा मास दिया हुआ है ट्रैक्टर का 1000 kg, वेलोसिटी दी हुई है, इससे मूव कर रहा है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, आप खींच के ले जा रहे हो उसे। और लेवल लोड है, टेंशन दी हुई है हमें, टेंशन जो फोर्स दिया हुआ है 2000 न्यूटन का। तो भाई ट्रैक्टर को जब आप खींच के ले जा रहे हो, ट्रैक्टर को जब आप खींच के ले जा रहे हो, है ना, तो ट्रैक्टर को जब खींच के ले जा रहे हो, कैसा होता है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कैसा होता है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रक बन गया तो ट्रक ट्रक बन गया ट्रैक्टर की जगह पे। इसको खींच के आप ले जा रहे हो मान लो, तो टेंशन कितनी लगा रहे हो आप, टेंशन लगा रहे हो 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, है ना, 2000 न्यूटन की टेंशन लगा रहे हो। ट्रैक्टर के टायर थोड़ा बड़े बड़े होते हैं वैसे, है ना, तो उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जो भी है, ठीक है। तो 2000 न्यूटन की टेंशन लगा रहे हो, यहाँ पे 2000 न्यूटन है ये। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड हमें दी हुई है यहाँ पे, ये जब मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो हमें पावर निकालनी है, तो पावर भाई सिंपल होता है हमारा, पावर क्या होता है हमारा, पावर हमने भी पढ़ा था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। फोर्स कितना है, तो टेंशन कितना है 2000, और वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी हमारी है 20 मीटर पर सेकंड। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 20 करोगे तो 2 दूनी 4, और 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 जीरो। तो इतना हमारा पावर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यह मास का कोई जरूरत नहीं पड़ा हमें, तो ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है हमें, केवल हमारा फोर्स और वेलोसिटी से हमारा काम चल जा रहा है। तो हमारा इतना है पावर। तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका वॉट में। और अगर आप 3 जीरो को अलग कर दो, इन 3 जीरो को, तो ये किलो हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं 40 किलो वॉट। ये 3 जीरो को अगर हम अलग कर दे तो ये किलो वॉट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि जो क्रॉलर है वो कितनी पावर लगा रहा है, 40 किलो वॉट की पावर से ट्रैक्टर को खींच के ले जा रहा है, ठीक है। चलो आगे मूव करें। तो काफी पावरफुल 40 किलो वाट आंसर है, क्रॉलर है जो ट्रैक्टर को खींच के ले जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ साइक्लिस्ट अप एन इंक्लाइंड रोड मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द टोटल मास ऑफ द साइकिल प्लस साइक्लिस्ट इज 120 kg। तो भाई साइक्लिस्ट है, कह रहा है अपना वेट लूज करूंगा, और ये जो है साइकिल चला रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से एक ढलान पे ऊंचाई की तरफ को जा रहा है, ठीक है। और इसका जो वेट है साइक्लिस्ट प्लस साइक्लिस्ट का 120 किलो है। तो भाई ये मान लो 80 किलो का साइक्लिस्ट और 40 किलो की साइकिल है। अब आपकी मर्जी, 80 किलो भी बहुत ज्यादा होते हैं तो खैर एनीवे, तो बड़ा लड़का है मतलब, तो ये 80 किलो का है। एंड इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 15 डिग्री, तो व्हाट इज द मिनिमम पावर एक्सपेंडेड बाय द साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट ने जो पावर लगा रहा है, जो जोर लगा रहा है एडी चोटी का, वो कितना जोर लगा रहा है, ये जोर आपको बताना है कि जोर कितना लगा रहा है, ठीक है। तो भाई 15 डिग्री के एंगल पे साइकिल वाला चल रहा है, साइकिल बना देते हैं, ये साइकिल बना देते हैं। साइकिल बनाना सीखा मैंने अभी रिसेंटली, तो अच्छी वाली साइकिल बनाऊंगा थोड़ा सा बढ़िया से, हाँ। तो भाई साइकिल वाला चल रहा है, गद्दी नहीं बनाई मैंने, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया था, ठीक है। चलो एनीवे, मुझे नहीं पता कैसे होती है, ऐसे कुछ होती है साइकिल। एनीवे, तो यहाँ बैठ के भाई चला रहा है ये, ठीक है, ये बढ़िया सी गद्दी है इसकी, और ये जो है इस पे बैठ के चला रहा है साइकिल, ठीक है। तो अब जो है साइक्लिस्ट ने दिखाया मैंने यहाँ पे, और बनाऊंगा तो फिर आप डर जाओगे। तो वो बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है साइक्लिस्ट भी जो है पांव पसार के आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बैठा हुआ आराम से उसके ऊपर, साइकिल चला रहा है बैठ के। अब हाथ वाथ इसके यहाँ पे होने चाहिए वैसे तो बड़े लंबे हाथ है इसके, तो आराम से बैठ के साइकिल चला रहा है, ठीक है। और पाँव इसके पैडल पे जाने चाहिए वैसे तो पैडल पे पाँव है इसके, नीचे पैडल होगा कहीं पे, वहां पे पाँव है, ठीक है। ओके, तो इसका वेट जो है कितना देर का आपको 120 किलोग्राम। तो 120 केजी जो है दोनों का वेट मिला के है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई किलोमीटर पर आवर देखते ही मेरे दिमाग में क्या गूंजना चाहिए कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और मीटर पर सेकंड में करते ही क्या करना है हमें, 5/18 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 आपको कई बार बता चुके हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है। तो 5/18 हम लोग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कितना वर्क कर रहा है ये आपको बताना है, कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क हमारा जो होता है, पावर पूछ रहा है इनफैक्ट, पावर कितनी यूज कर रहा है, तो पावर हमारा होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये हमने देखा था, पावर हो जाता है हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी तो हमें मालूम चल गई, अब अगर फोर्स मालूम चल जाए तो काम बन जाए, तो काम बन जाए। तो फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या क्या फोर्स इस पे लग रहे हैं साइकिल पे। वैसे साइकिल पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है,
और एक mg। अब mg के हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं mg के कंपोनेंट क्या बनते हैं। कंपोनेंट क्या बनता है अलोंग द प्लेन, और इधर को क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ, और ये क्या बनेगा। ये mg क्या होगा, साइन थीटा या कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, तो भाई ये होगा mg cos थीटा और ये वाला होगा mg sin थीटा। ठीक है, कई बार कर चुके हैं हम लोग ब्रेक करके। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसके बराबर आता है इसलिए हमारा, और अगर यहां को कोई फोर्स होता तो वो इसके बराबर आता। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे mg sin थीटा फोर्स लग रहा है और ये जो है आगे जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब जो साइक्लिस्ट फोर्स लगा रहा है इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। एक्चुअली साइक्लिस्ट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको आगे को ले जा रहा होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शन आगे की तरफ, फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ होता है। तो भाई साइकिल के जो टायर होते हैं ना वो होते ही ऐसे, देखो टायर ऐसे घूमता है ना तो फ्रिक्शन आगे को लगता है। ठीक है, ये टायर जैसे घूमता है कार का, तो फ्रिक्शन आगे को, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में पीछे को जा रहा है टायर, रोड के जो टच में है नीचे, अगर आप देखोगे बिल्कुल टच पे, यहाँ देखो मेरी शक्ल में देखो, यहाँ देखो टच पे जहाँ पे है, तो ये नीचे फ्रिक्शन इधर को जा रहा है, टायर पीछे को आ रहा है, तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा। तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा mg sin थीटा। तो साइक्लिस्ट का जो, इसने फ्रिक्शन बोला नहीं तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता, हम लोग ये मानते हैं कि साइक्लिस्ट जो फोर्स लगा रहा है वो mg sin थीटा लगा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन पावर आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी। तो हमें mg sin थीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो m हमारा 120 है टोटल, अगर मैं मास देखूं तो 120 हो जाएगा, g 9.8 है, साइन थीटा, साइन यहाँ पे प्रॉब्लम है, साइन 15 डिग्री दे रखा है, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया, ये तुमने भाई अच्छा नहीं किया, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। 15 डिग्री का हमें पता ही नहीं क्या करेंगे, 15 डिग्री कैसे निकालोगे, ये गड़बड़ है ना। तो साइन 15 डिग्री हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले अगर होंगे तो मैथ्स वालों को एक तरीका मालूम होगा कि साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, और ये हो जाएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो वो लगा सकते हैं, तो उससे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां निकाल लेता हूं, फालतू ये काम करा रहा है ना, ये कोई वो है क्या। वैसे तो क्या होता है पेपर में आपको ना वैल्यू दी रहती है, जो पेपर आते हैं ना आपके स्टैंडर्ड पेपर, जो जेई नीट वगैरह के पेपर होते हैं, बोर्ड में भी इनफैक्ट टेबल दे देता है कि साइन 15 डिग्री इतना है, जो भी यूज होने वाला होता है, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ तो भाई आपकी मर्जी है, दे रखा है किताबों में, क्या करें। तो साइन 15 डिग्री है हमारा, 15 डिग्री मतलब साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, ये हमें वैल्यू जो है निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी, साइन a माइनस बी, यानी साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 45 है ना। अब कॉस साइन 45 जो होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन 30। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 1/√2 होता है साइन 45, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, फिर कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो 2√2 तो कॉमन है नीचे, तो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ये सॉल्व करना है हमें। और अगर आप करें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 इंटू √2 और अपॉन में आ जाएगा 4, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब √3 से -1 करेंगे, √3 कितना होता है, √3 होता है हमारा 1.732, 1.732 से -1 करेंगे तो 0.732 बचेगा। तो भाई ये 0.732 आ गया, और ये √2 होता है 1.414 अपॉन में 4 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो काफी लंबा है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.732, या पहले 4 से डिवाइड कर दें, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको डिवाइड करें, इसको काटें, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 0 आएगा, 2 सत्ते 14, फिर दोबारा 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, तो 0.366 और 0.366 और 707। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 हासिल 4, 42 और 46 हासिल 4, 7 21 और 4 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हासिल 4, और ये सेम ही आएगा, मतलब 7 6 42 और 4 46 6 हासिल 4, 7 21 और 4 25, वो सेम आ गया। मैंने चेक भी कर लिया, मैंने सही किया था नहीं किया था, तो 2 यही आ रहा है सेम, 2 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, और ये 25 आ गया आपका। तो कितना आया, 25 आया, और डेसिमल कितने क्या लगेगा, ये 2586762 आ रहा है, और डेसिमल लगेगा 3 और 3 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू आ रही है 0.258, तो लगभग 0.26 आ रही है। तो 0.258 के बाद भी 0.259 आ रहा है वैसे तो 0.26 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो साइन की वैल्यू जो है 0.26 आ रही है। भाई बताओ, इतना लंबा कैलकुलेशन करा दिया, 2 नंबर तो इसी के होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये निकालने के। वो तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या बना रखा है, देखो मजाक।
चलो, तो खैर मजाक भी आ गया। तो कितना आया भाई ये 120 इंटू 9.8 इंटू भाई वैल्यू पुट कर दो 0.26 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं क्योंकि 8 पंजे 40 होता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिखने में। तो एक जीरो आ रहा है, 8 पंजे 40 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, तो ये सीधा 49 आ गया। 120 ये आ गया और 0.26 ये आ गया भाई। 0.25 था वैसे, 0.26 कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन सब की। ये अगर हमने कर लिया, अगर ये हमने लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला। ठीक है, तो यही करना है हमें, बस अब ये मल्टीप्लाई करनी है कुल मिला के। हो, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो भाई क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं पहले। क्यों, क्योंकि ये जीरो से ही हटेगा, तो 2.6 हो गया मान लो। अब 12 की मल्टीप्लाई सीधा कर लो, 12 छिके 72 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7, 24 और 7 31, 31 डेसिमल कितने क्या लगेगा, एक के बाद ये आ गया आपका 31.2। ठीक है, 31.2 इंटू 49, तो बस एक मल्टीप्लाई करनी है 49 और 31.2 और मेरा वर्क डन। तो भाई निकालते हैं, यहाँ पे कहां पे करें मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लें 49 और 31.2। तो ऊपर क्या लिखेंगे 31.2, नीचे 49। क्यों लिखा मैंने नीचे, क्योंकि अब मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको नीचे लिखता 3 बार मल्टीप्लाई, पहले 2 की फिर 1 की फिर 3 की। देखो मैंने यहाँ भी एक ट्रिक लगाई थी, मैंने यहाँ पे 707 नीचे लिखा था, 366 ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब मेरे को पता है बीच में जीरो आ रहा है तो मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करनी है और उसमें भी एक ही बार करनी है इनफैक्ट, क्योंकि 7 से आप करोगे दोबारा 7 है। तो आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो आपका दिमाग चलेगा ये चीजों में। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। ये पेन हमें व्हाइट की जगह ब्लैक लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8, पहले तो 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका सॉल्व होके आ रहा है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में। 8 आ जाएगा ये, फिर ये 0 और 8, 8 हो गया, 8 और 4 12 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 15। ये आया, डेसिमल कितने का लगेगा, एक के बाद, तो 1528 आ रहा है हमारा, 1528.8। भाई निकाल के रहते हैं हम, इतना सारा निकालते निकालते भूल गए, निकाल के रहते हैं हम लोग, निकाल रहे थे पावर। तो पावर किस में आती है, वॉट में। तो पावर हमारी आ गई 1528.8 वॉट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी थी इसकी, लेकिन भाई सब जरूरी है। अगर आप पेपर दे रहे हो, स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, तो सब जरूरी है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो निकाला 1521.75 आया, तो थोड़ा सा फर्क है बिकॉज ऑफ मे बी सम, ये जब हमने राउंड ऑफ किया है यहाँ पे, तो इतना चल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 1528 से 1521 है, इट इज ओके। ठीक है, 1522 आ रहा है इनका भी लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। चलो अब मुड़ते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है, इट अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो है वन डायमेंशन मोशन में आती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पावर बताना आपको प्रोपोर्शनल किसके होगा। तो भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये हमें दिया हुआ है। आपको बताना है पावर जो है टी की कितने पावर के प्रोपोर्शन होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां से हमें निकालना है। अब देखो पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, तो फोर्स भी कांस्टेंट है, एम इंटू ए होता है एक्स फोर्स, तो कांस्टेंट है। हमें केवल वी देखना है, यानी कि वी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी की कितनी पावर पे वी डिपेंड कर रहा है। तो ए को हम लिख देते हैं डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी इज कांस्टेंट, तो वी इक्वल टू के डी टी आ जाएगा ये, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू के टी आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे। तो यानी v जो है प्रोपोर्शनल टू t है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, पावर ये तो कांस्टेंट है आपका ma, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, और पावर इज प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू t है। ठीक है, तो हमारा पावर जो है प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, पावर प्रोपोर्शनल टू t। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ये सब करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ सॉल्व, ये इन्होंने कैसे किया, इन्होंने तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से a निकाला है, ये भी कर सकते हो, और फिर वहां से जो है एम ए स्क्वायर टी आया, और फिर t के प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो भाई अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोग पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना इसको। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली विद द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अ कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर वाला सोर्स है आपको, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल, टाइम की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा। पावर इस बार कांस्टेंट है, आपको बताना है आपका डिस्प्लेसमेंट टी की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई पावर कांस्टेंट है मतलब एफ इंटू बी कॉन्स्टेंट हुआ, एफ इंटू बी इज कॉन्स्टेंट, सी मान लेते हैं। ठीक है,
अब आपको बताना है एस जो है टी की पावर कितने पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एम आया यहाँ पे, देखो एफ जो है वो क्या आएगा, एम इंटू डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आया। तो यहां से मैं अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा ये सब तो कांस्टेंट है एम और सी, तो मेरा वी और टी में रिलेशन आ जाएगा, वी और टी में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन मुझे रिलेशन निकालना है एस और टी में, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसी एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डीवी वी डीवी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये तो m तो इधर आ जाएगा, c इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से v और 0 से t, तो ये v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी टी आ जाएगा, सी टी आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा जनाब, अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए लेकिन रिलेशन s और t में। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो, अरे भाई यहाँ पे dt थोड़ी बचा है, यहाँ पे dv थोड़ी है, इंटीग्रेट तब होता है ना, dx भी तो चाहिए होता साथ में। आप ऐसे इंटीग्रेट कर दो, किसी को मान लो dx नहीं लिखा हो तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमने v और t में रिलेशन निकाल लिया कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, ये रिलेशन आ गया यहाँ से तो। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कि हमें कोई रिलेशन मिल जाए, या तो s और t में चाहिए ना, तो s और v में अगर कोई रिलेशन मिल जाए इस टाइप का तो हम उससे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स को लिखने का एक और तरीका होता है, फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, और a जो हमारा होता है वो देखो क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है a, तो डीवी बाई डी टी को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं ds से, देखो डीवी बाई डी टी है ये, अब मैं इसको ds से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, ds बाई डी टी क्या होता है, v होता है, तो ये क्या हो गया, v हो गया, तो ये क्या आ गया, v और dv बाई ds, या फिर मैं v को आगे लिख दूं तो v dv बाई ds। तो एक्सेलरेशन को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब हमें रिलेशन कई बार जो है एक्सेलरेशन का टाइम में नहीं चाहिए होता, हमें एस में चाहिए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, जो बच्चे स्पेशली कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये आया हमारा, तो हम लिख सकते हैं m इंटू ए, एक ये क्या लिखते हैं v dv बाई ds, और एक v ये वाला भी है, इंटू v इज कॉन्स्टेंट। ठीक है जनाब, तो यहाँ से क्या है हमारा, m v स्क्वायर dv इक्वल टू सी डी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट करोगे तो v क्यूब बाय 3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v क्यूब बाय 3 m इक्वल टू सी एस, तो यहाँ से क्या है, v क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू s, तो यहाँ से ये आया v क्यूब प्रोपोर्शनल टू s आया, यहाँ से v क्यूब प्रोपोर्शनल टू t आया, हमें चाहिए था s और t में रिलेशन, तो हम क्या करते हैं, v को भगाना है हमें, तो v को भगाने के लिए क्या करते हैं, इसका ना हम ऐसे करते हैं कि ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट 2 ही कर लेते हैं, यहाँ से इससे क्या है v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और यहाँ से क्या है v प्रोपोर्शनल टू रूट एस, सॉरी क्यूब रूट ऑफ एस 1/3s, तो ये दोनों v हो गए। तो मैं से क्या, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या निकल के आ रहा है, 1 और 2 से निकल के आ रहा है कि रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3, और हमें क्या चाहिए, s किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसको यहां ले जाते हैं, तो s इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर t प्रोपोर्शनल टू कर लो, जो भी आपकी मर्जी है, 3/2, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 1/2 है, तो s जो है प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 3/2। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था काफी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पे, तो सब लोग जो है इसको एक बार खुद ट्राई करते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी भी आप जब भी दोबारा देखोगे तो खुद ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे तरीका लगाया गया डायमेंशन एनालिसिस से लगाया गया, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअली ठीक है, ये तो जबरदस्ती निकालने वाली बात है, ऐसे भी निकाल सकते हो पेपर में, तो खैर कोई देयर इज नो, वो बोलते हैं ना कि नथिंग इज, कुछ भी जो है वो कहते हैं ना जायज नहीं है उसमें, प्यार में और मोहब्बत में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि लड़ाई में और प्यार में कुछ भी जो है गलत नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव निकाल ले तो कोई भी गलत नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तब भी कर सकते हो, स्कूल में डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, लेकिन वो वाला कंसेप्ट जो तरीका है वो ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ। ये जो है डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव किया गया, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, पावर की फोर्स की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी ये आई पूरी। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो डायमेंशन आई है इसमें m तो कांस्टेंट है, और कह रहा है पावर भी कांस्टेंट है, तो पावर कांस्टेंट होने का मतलब l स्क्वायर टी क्यूब इज कांस्टेंट, तो l स्क्वायर बाय टी क्यूब इज कांस्टेंट, यहाँ से ये आ गया, और फिर क्या लिखा है, l स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आ गया, तो l प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, तो ये भी आ गया, ये भी तरीका है, ठीक है ना, तो ये भी एक किसने दिमाग लगाया होगा, तो हम इसको मना तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर, 8 किलोवाट पावर जो है फैमिली यूज कर रही है, कितनी यूज कर रही है, 8 किलोवाट पावर यूज कर रही है, सोलर एनर्जी के थ्रू वो पावर आ रही है, कैसे आ रही है, 200 वाट पर स्क्वायर मीटर उनके जो है एनर्जी
गिरेगी उसको ये 20% जो है कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। तो उन्होंने कोई जो सोलर आजकल जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, सोलर सेल टाइप के, तो वो लगा रखे होंगे, तो 20% ऑफ द एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। तो कितना एरिया चाहिए हमें ताकि हम 8 किलोवाट की पावर ले पाए, तो कितना एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारी जो एनर्जी गिर रही है कितनी गिर रही है, जो हमारी पावर इंसिडेंट है वो कितनी है, 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो मान लो लेट एरिया रिक्वायर्ड इज ए, लेट एरिया रिक्वायर्ड इज ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया कितनी है, पावर पर यूनिट एरिया कितनी है, वो है आपकी 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेट पावर ऑब्टेन्ड कितना हुआ हमारे, नेट पावर ऑब्टेन्ड कितना हुआ, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी पावर गिरी, तो इतने में कितना गिरेगी, 200 इंटू ए, तो 200 ए वॉट, ठीक है, 200 ए वॉट, इतनी हमें पावर मिल रही है। तो क्या इसके बराबर होगी है, क्या ये पावर इसके बराबर होगी, या कुछ और करना पड़ेगा, अभी सोचो, अभी कुछ और भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि 20% ऑफ द पावर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हमें जो एनर्जी मिलेगी, एक्चुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन विल बी, या इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हो क्योंकि वॉट में है ना, तो इलेक्ट्रिक पावर ऑब्टेन विल बी 20% ऑफ दिस नेट पावर ऑब्टेन्ड, 20% ऑफ 200 ए, यानी कि 20/100 ऑफ 200 ए, ठीक है। तो जो पावर आई पूरी 200 जो ऊपर गिर रही है उसका 20% जो है कन्वर्ट होना है, राइट। अब वो आपको कितनी पावर देगा, फाइनली आपको 80 किलोवाट, ये 8 किलोवाट देगा, आपको पता ही है जब कन्वर्ट होकर फाइनली आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी तो 8 किलोवाट। तो यानी ये और ये बराबर है, यानी कि पावर और ये बराबर है, तो वी नो दैट पावर इज बट P इक्वल टू 8 वॉट, P इक्वल टू 8 किलोवाट, वी नो दैट, दिस इंप्लाइज दैट 8 किलोवाट यानी कि 8000 वॉट इक्वल टू 20/100 इंटू 200 ए। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ोगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 2 दूनी 4 आएगा, 4 को यहाँ ले जाएंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 200 आ जाएगा। तो एरिया हमें जो चाहिए 200 मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरे ख्याल से, तो एरिया कितना आ रहा है, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, यानी कि 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा, तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें इतना लंबा सोलर सेल चाहिए। देख लो भाई इतनी लंबी छत चाहिए आपको, या ग्राउंड, आपको ग्राउंड चाहिए इतना लंबा, तब जाके आप 8 किलोवाट की पावर ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। तो 200 स्क्वायर मीटर आंसर आ रहा है हमारा, राइट, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन थी यहाँ पे, होप समझ में आया हो सबको। एक और क्वेश्चन आया कि आपका जो पंप है एक ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है और वो बिल्डिंग में पानी को भर रहा है, टैंक है आपका ऊपर 30 मीटर क्यूब का। अरे भाई बहुत बड़ा, 30 मीटर क्यूब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ा टैंक, ये तो सोसाइटी का टैंक हो सकता है, एक घर का नहीं हो सकता। 30 मीटर क्यूब, अब पता है आपको 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, जरूरत पड़ेगी सर बता रहा हूं आपको, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, है ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, तो उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 1000 लीटर। समझ रहे हो, 1000 लीटर का जो टैंक होता है ना आपके यहाँ, वो 1 मीटर क्यूब है, और ये 30,000 लीटर का टैंक है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने बोला आपको कि ये सोसाइटी का टैंक हो सकता है या जल बोर्ड का टैंक हो सकता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इतना है। अब ये कितनी देर में भर रहा है, 15 मिनट में भर देता है इसे। ओ भाई ये तो बहुत पावरफुल पंप है, 15 मिनट में भर देता है, तो 15 मिनट में भर देता है इतने बड़े टैंक को, ठीक है। टाइम 15 मिनट है हमारे पास। टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, टैंक कितना ऊपर है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड। एफिशिएंसी ऑफ द पंप, पंप की एफिशिएंसी भी दी हुई है कि अगर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब 100 लेगा तो वर्क कितना करेगा, 30 जूल करेगा, क्योंकि 30% एफिशिएंसी है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप, तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम हो रही है वो हमें निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है, टैंक की कैपेसिटी दी हुई है हमें 30 मीटर क्यूब है, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब ही होती है, 30 मीटर क्यूब दिया हुआ है। और ये पंप लगा हुआ है आपका, पंप जो है यहाँ से पानी ऊपर भेजता है, तो ये कितना हाइट है आपकी, ये हाइट आपको दी हुई है 40 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लेता है ये, 15 मिनट, या फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 15 मिनट कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 60 सेकेंड, 15 छक्के 90, 900 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो 900 सेकेंड इसको लगते हैं भरने में। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ले लिया, ये ले लिया। एफिशिएंसी दी हुई है पंप की 30%। आपको बताना है इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, या इलेक्ट्रिक पावर, इनफैक्ट पावर कितनी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक, है ना, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, पहले बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, पहले देखते हैं कि इसने वर्क कितना किया। अगर ये पानी को ऊपर उठा रहा है तो कितना वर्क करेगा ये, तो वर्क कितना होगा, यहाँ पे कौन सी एनर्जी दे रहा है इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क क्या होगा, mgh हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा mgh। तो इतना वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये mgh वर्क कर रहा है तो इसकी पावर कितनी होगी? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर हो जाएगी mgh अपॉन टाइम, mgh अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये पावर हुई जो ये दे रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। ये पावर ये दे रहा है mgh अपॉन टाइम, ये हम निकाल सकते हैं। m की वैल्यू कितनी है हमारी? m की वैल्यू अगर हम देखें तो m कितना होगा हमारा? टाइम तो हमें पता है 900 सेकंड है, g हमारा 9.8 है, h हमारा 40 मीटर है। m की वैल्यू कितनी होगी? कितना पानी ये 900 सेकंड में कितना पानी ऊपर लेके जा रहा है? 30 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। तो 30 मीटर क्यूब कितना हुआ? 30,000 लीटर। और 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर की पानी की बोतल कितने किलो की होती है? 1 किलो की। ध्यान रखना पानी की डेंसिटी जो होती है 1 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो है ना, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, या 1, है ना। तो ये मतलब ये 1000 लीटर है तो इसका वेट कितना होगा? 1000 किलोग्राम होगा, क्योंकि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी पानी की। पर मीटर क्यूब में कितना पानी होता है? 1000 kg, यानी कि पर मीटर क्यूब में 1000 kg, मतलब 1000 kg इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर 1 किलो का होता है। ध्यान रखना, याद जरूरत पड़ेगी। खैर डेंसिटी हमारी 1000 किलोग्राम है, तो यहाँ पे जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और आपका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास है 30 मीटर क्यूब। यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम हमारा है 30 मीटर क्यूब। तो मास कितना हो गया? मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 इंटू 1000। मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1000 है, ये 30 है, ठीक है। 30,000 किलोग्राम, 30,000 किलोग्राम, 30,000, 30,000 किलो का पानी। इतना पानी ऊपर चढ़ाया उसने भाई, इतना पानी, ठीक है। बोल मेरी मछली कितना पानी? इतना पानी। तो इतना पानी ऊपर चढ़ाया 30,000 किलोग्राम इंटू 9.8 इंटू एच इंटू एच 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 कितना है? 40 अपॉन में टाइम कितना है? 900। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो उड़ जाएगा, जीरो से ये जीरो उड़ गया, 3 से 3 तिया 9, 3 से कटेगा तो 1000 आ जाएगा। 1000 ये है, 4 ये है, 9.8 ये है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 4000 इंटू 9.8 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर आएगा 8, 3 दूनी 6, और फिर आएगा 20, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, लगभग 3.27 कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हो। 4 की मल्टीप्लाई 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल, 4 दूनी 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, तो हमने मल्टीप्लाई कर ली, ओके। और कितना आएगा वैल्यू? ये दोनों जीरो हम हटा देंगे तो 327 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1308 आ जाएगा। तो भाई इतना हमने, ये हमने जो है इतने वॉट का पावर का जो है आपको यहाँ पे जो पानी को पावर दे रहा है वो इतना दे रहा है पंप, ठीक है। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी ले रहा होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो इससे क्या ले रहा है? वो ज्यादा या कम? इससे वो ज्यादा ले रहा होगा, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो कुछ दी हुई है। मतलब अगर वो 100 जो लेता है तो 100 में से 30 को कन्वर्ट करता है, मतलब ये जो है 30 है, एक्चुअली उसने ज्यादा ली होगी एनर्जी। जैसे आप होते हो ना, कई बार पैसे ज्यादा ले लेते हो यहाँ से और आगे कम दे देते हो, है ना, पापा से ज्यादा लेके आगे कम दे देते हो, तो ऐसी है ये भी। तो ये भाई यहाँ पे जो है 1308 वॉट जो है इसने वर्क किया है, ये इसकी पावर है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी इनटू एफिशिएंसी जो होगी 30%, वो यानी कि आपका इसके बराबर होगा। 30% एफिशिएंसी 30/100, तो 30/100 इज 0.3। तो इलेक्ट्रिक जो पावर होगी एक्चुअली कितनी होगी? इलेक्ट्रिक पावर विल बी इक्वल टू 1308 अपॉन में 0.3। तो इसको सॉल्व कर लो, 1308 अपॉन में 0.3, तो कितना हो जाएगा? 1308, एक और जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा नीचे, 3 चौके 12, फिर आएगा 10, 3 तिया 9, फिर आएगा 3 छके 18 और जीरो। तो लगभग जो है 4360 वॉट का ये पंप है, या फिर बोल सकते हैं 4.36 किलोवाट का, 4.36 किलोवाट का पंप भाई ये लगा हुआ है। 4 किलोवाट का हो गया, लगभग 4.5 किलोवाट का, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये इतना ही आ रहा है, एक जीरो का फर्क आ रहा है, 43 आ रहा है इनका। कहीं पे हमने एक जीरो गड़बड़ कर दी क्या? जी की वैल्यू पुट करी थी हमने, पुट करी थी, हाँ 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 हाँ, कहीं पे गड़बड़ आ रहा है कुछ, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। दया दया चेक करेंगे गड़बड़ कहाँ पे है, कहाँ पे गड़बड़ थी। हमने क्या किया था? एक जीरो से एक जीरो काटा था, एक जीरो से एक जीरो काटा था, तो यहाँ पे ये बचा था, 3 से ये काटा तो 3 एकम 3 और ये 1000 बचा था। 1000 था यहाँ पे 3.27 था,
ओके 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 ओके, 1000 था ये, और ये 3.27 था, और ये 4 था। ओके, ये 4 था और ये 1000 था, हमने यहाँ 400 लिखा है, तो यहाँ पे भाई एक जीरो का गड़बड़ हो गया, एक जीरो का घपला हो गया, तो यहाँ पे जो है ये जीरो आता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी जीरो आएगा और यहाँ पे भी फिर जीरो आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 43 किलोवाट आएगा, राइट। तो वैसे कैलकुलेशन होती है, काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप पेपर में करोगे तो बहुत कंसंट्रेट होकर करोगे तभी सही आंसर आएगा, ध्यान रखना ये। और ये चीजें बहुत काम आती हैं आगे जाके, जब आप 12th क्लास वगैरह में जाओगे तो वहां पे बहुत काम आएगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड ऑफ अ विंड मिल स्वीप एन एरिया ऑफ एरिया ए। तो जो विंड मिल है वो ऐसे जो जा रही ना ठक, तो उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है ए, जो विंड मिल का पंख होता है वो कितना एरिया उसका ए। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सर्कल, तो विंड जो है इसके परपेंडिकुलर चल रही है पंख के, व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। तो टी टाइम में कितना मास वहां से जो है पास होके जा रहा है। अब देखो इसको ध्यान से करो, ये क्वेश्चन ना कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब देखो ये आपका आ रहा है विंड यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे बनाते हैं, तो कितना मास जो है पास होके जा रहा है, ठीक है। मान लो कि विंड की स्पीड v है, तो एक सेकंड में v है, मान लो v मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में v मीटर आगे जा रही है विंड, यानी ये v मीटर आगे जा रही है, तो कितनी विंड इसको हिट करके चली जाएगी, जितनी भी विंड v मीटर में होगी, जितनी भी विंड v मीटर में होगी वो सारी की सारी हिट करके चली जाएगी इसको आगे, ठीक है। तो कितनी विंड ने हिट किया इसको, इसका वॉल्यूम कितना हुआ जिसने हिट किया, ये तो लेंथ हुई आपकी v मीटर, इनटू एरिया करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो जो विंड ने हिट किया है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, a इंटू वी। समझ रहे हो भाई, मान लो इस सर्कल होता कोई, जैसे पानी वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि पानी इतना आगे, मान लो पानी हमारा इतना आगे आ रहा है, तो इतना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा इसका, ये वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया इंटू एल, इतना वॉल्यूम जो है पर सेकंड उसे हिट करके जा रहा है। और मास कितना हो गया, अगर मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करनी पड़ती है, तो मास पर यूनिट टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो, ये हमारा मास पर यूनिट टाइम हो जाएगा। वैसे आप करना चाहो तो मास पर यूनिट टाइम निकालना है आपको, मास हमारा होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख लो एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी अपॉन में टाइम। अब लेंथ अपॉन टाइम में वेलोसिटी होता है, तो ए रो वी कर लो, यहां से भी आ जाएगा। ये कंसेप्चुअली है, ये न्यूमेरिकली है, जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कितना मास जो है पर यूनिट टाइम हिट कर रहा है विंड मिल को। तो पहला आंसर हमारा आ गया ए रो वी, ए रो और वी, ठीक है। अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, जो एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जो हिट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m कितना है जो हिट कर रहा है हमारा, ए रो वी, तो कितना हो जाएगा ये ए रो वी इंटू वी स्क्वायर। ये एक्चुअली जो पर यूनिट जो टाइम हिट कर रही है उसकी एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ ए रो वी का क्यूब आ जाएगा, ए रो वी का क्यूब, इतना हिट कर रहा है इसे। ओके, एज्यूम दैट विंड मिल कन्वर्ट 20% ऑफ द विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर ये 25% इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में, और एरिया दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो बताओ डेंसिटी भी दे रखी है, तो बताओ इलेक्ट्रिक पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक पावर कितनी प्रोड्यूस होगी ये हमें बताना है। तो भाई इलेक्ट्रिक पावर अगर हम निकालेंगे यहां पे तो कितना आएगा, पावर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पावर जो कंज्यूम होगी, कौन सा कलर ले यहाँ पे, ब्लू ले लेते हैं, आई थिंक दिख रहा है ब्लू आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूस होगी कितनी होगी, 25%, 25%, 25% ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम जो भी इसमें गिर रहा है ना, जो विंड पर यूनिट टाइम आ रही है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको 25% कन्वर्ट करेगा, तो 25/100 ऑफ ए रो वी क्यूब, यही आया था आपका काइनेटिक एनर्जी, ए रो वी क्यूब आया था। अब यहाँ पे आपको एरिया दे रखा है, देखो आया था ना ए रो वी क्यूब, ए रो वी क्यूब हाफ भी आया था, हाफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, नहीं लिखा, हाफ भी आया, ठीक है। अब एरिया कितना दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है हमें 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है हमें 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पहले कई बार कर चुके हैं हम लोग ये, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। डेंसिटी दी हुई है 1.2, डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है जी।
अब इसको आप पुट करना है वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 25/100, तो ये है ही ऑलरेडी, इंटू 1/2 भी है, एरिया हमारा 30 है, रो हमारा 1.2 है, बी का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 की 2 जीरो से ये उड़ गया तो एक जीरो बची यहाँ पे, और ये 25 है, 2 है, कटेगा नहीं, यहाँ से काट लो, 0.6 से कट जाएगा ये, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो हटा, 3 6 के 18, तो ये 18 आ गया, 180 आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा 25, 25 इंटू 180, ये आपको सॉल्व करना है, 25 इंटू 180 करेंगे 0, 25 अट्ठे कितना होगा 200, हासिल 20, 25 से कम 25 और 20 45, तो भाई इतने वॉट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, तो हमने क्या निकाला 4500 वॉट या फिर 4.5 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो 4.5 किलोवाट जो है एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन में यही पूछता है कि अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी या जो एनर्जी प्रोड्यूस है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कितने गुना हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि v का क्यूब आ रहा है, तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा कितना फर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कमेंट में लिख के बताना कितने का फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाइट टू यूज जनरेट इलेक्ट्रिक पावर इफ इतना किलोग्राम वाटर फॉल पर आवर हाफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाउ मेनी 100 वाट बल्ब कैन बी लिट। तो भाई यहाँ पे जो है जो गिरता हुआ पानी है उससे एनर्जी बनाई जा रही है, बल्ब आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, तो कह रहा है कि अगर इतना पानी गिरता है तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो भाई पानी जो गिर रहा है झरने से ऊपर से वो कितना गिर रहा है, 50 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है पानी, तो हाइट कितनी है 50 मीटर, पहली बात। फिर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है, कितना पानी गिर रहा है 1.8 केजी पर आवर गिर रहा है, तो जो मास है वो मास पर यूनिट टाइम की बात करूं मैं तो 1.8 10⁵ केजी पर आवर मतलब 3600 सेकंड में गिर रहा है, तो ये इतना केजी पर सेकंड मास भी नीचे गिर रहा है। ठीक है, आधी इसकी एनर्जी जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें बताना है कि कितनी हम लोग पावर मिलेगी यहाँ पे हमें, है ना, कितनी हम बल्ब जला पाएंगे 100 वाले। तो मान लो यहाँ पे हम देखें कि पावर कितनी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो पावर जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एनर्जी होगी mgh अपॉन में टाइम, mgh अपॉन में टाइम, ये पावर हमें मिल रही है। अब m/t तो हमें पता है, g भी पता है, h भी पता है, तो यानी तुम निकाल सकते हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बल्ब जलाने हमें 100 वाट के, तो मान लो हम n बल्ब जलाते हैं, तो n बल्ब को कितनी पावर चाहिए, एक बल्ब आपका 100 वाट का है, तो पावर जो चाहिए बल्ब को कितनी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए आपको, पावर ऑफ बल्ब 100 वाट है, तो आपको टोटल पावर चाहिए n इंटू 100, n इंटू 100। तो अब n इंटू 100 और ये बराबर होंगे नहीं, एक और पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हाफ ऑफ द एनर्जी कैरी, इसको पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ लॉस एनर्जी का होगा, तो हाफ कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, फर्स्ट और सेकंड से क्या निकल के आएगा कि ये जो है ये इसका आधा है, मतलब mgh जो पावर थी आपकी उसका जब आधा कन्वर्ट हुआ तो आपके इतने n बल्ब जले, तो ये दोनों बराबर हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सारी, m/t की वैल्यू काफी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे m/t की वैल्यू, हाँ सॉल्व हो जाएगा कि 18 और 36 है ना, इजी हो जाएगा। मान लें एक काम करते हैं, इससे एक जीरो हटाते हैं तो 0 4 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये, तो ये 4 हो गए यहाँ पे, 18 हो गया, ये 2 जीरो हटाएंगे तो ये 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, और ये 18 दूनी 36 हो गया, 100/2 यानी 50 आ गया, 100/2 यानी 50 किलोग्राम पर सेकंड, तो m की वैल्यू 50 है, यही पुट कर दें, थोड़ा सा यही कर लेते हैं, m की वैल्यू 50 किलोग्राम पर सेकंड है, g की वैल्यू 9.8 है, h हमारा कितना है 50 मीटर है, और m/t तो हम लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, अपॉन में 2 है, इक्वल टू n/100 के बराबर है, n इंटू 100 के, सॉरी, इसको सॉल्व करना है, राइट, इफ आई एम करेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, उड़ा दी, अब तो मल्टीप्लाई करनी हो ही जाएगा, अब तो 5 5 25, 25 इंटू 9.8 करना है सीधा, 25 इंटू 4.9, इसको भी काटेंगे तो 4.9 आ जाएगा, 25 इंटू 4.9 करना है, 25 इंटू 4.9 कितना आएगा, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 2 1, एक के बाद डेसिमल 122.5 आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 122.5, तो आप 122 बल्ब जला सकते हो और एक छोटा वाला बल्ब जला सकते हो, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, बल्ब तो आपके 100 वाट के ही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 122 बल्ब लेंगे कि हम 122 बल्ब पूरे पूरे से जला सकते हैं। तो ये पानी जो गिर रहा है कितने बल्ब जला सकता है, 122 बल्ब 100 वाट के जला सकता है, तो हमने ये भी निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है जनाब, 122 इज द राइट आंसर। तो भाई इस तरीके से हमने जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं,
इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पावर वाले काफी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस करी होगी अपने साथ साथ में। तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे आलस करते रहते हैं और फिर 12th में भी कर नहीं पाते। तो भाई सब लोग जो है इसको ध्यान से करेंगे और हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आप बाकी जो इससे हमने पीछे की वीडियो देखी है उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू।